हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और हेल्दी होंगे इस कोरोना पैंडेमिक में। आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर भी समझेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आज की वीडियो में समझने वाले हैं जो एग्जाम में आता ही आता है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना उस क्वेश्चन को भी समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के मीनिंग की। कोऑर्डिनेशन का आखिर मतलब होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन है क्या? इट इज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा अट्रैक्शन पावर है जो क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करके रखता है एक यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करने के लिए। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट लगे पड़े हैं। तो उनकी एक्टिविटीज को ही क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करके रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है कि वो कॉमन गोल अचीव हो जाए। एक अट्रैक्शन पावर है, सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है और एक यूनिटी वाला एक्शन लेता है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। दैट्स इट, यही है कोऑर्डिनेशन का मतलब। ठीक है, तो अब जरा एक एग्जांपल समझते हैं। एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको 10,000 पेन्स बनाने हैं, उसको 10,000 पेन्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 10,000 पेन बनाने हैं तो बोला गया किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला गया भाई देखो हमको 10,000 पेन बना के देना है इतने दिन के अंदर या इतने टाइम के अंदर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पेन कब बनाएगा, जब उसके पास उस पेन से रिलेटेड सारी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला किसको, परचेज डिपार्टमेंट को जाके बोला भाई परचेज डिपार्टमेंट, परचेज मैनेजर यानी कि उसको बोला कि भाई देखो हमको इतने पेन बनाने हैं, इतने पेन के लिए मेरे को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो परचेज डिपार्टमेंट जब तक रॉ मटेरियल ला के नहीं देगा तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10,000 पेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है जब तक इन दोनों में बातचीत अच्छे ढंग की नहीं होगी, प्रोडक्शन और परचेज में बातचीत अच्छे ढंग की नहीं रहेगी, वो दोनों एक दूसरे को बात सुन ही नहीं रहे, परचेज वाला प्रोडक्शन की बात ही नहीं सुन रहा है, तो प्रोडक्शन वाला क्या कर सकता है, फिर प्रोडक्शन वाला जो है 10,000 पेन तो बना ही नहीं पाएगा। फिर सिंपल सी बात है ना, जब उसको रॉ मटेरियल ही नहीं दे रहे हैं लाके पेन बनाने के लिए तो वो कहां से बना पाएगा 10,000 पेन। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो खत्म, उसका गोल तो फिर अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि सब एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन या योगदान दे। दैट्स इट, यही है कोऑर्डिनेशन का पूरा कंसेप्ट। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन का पहला फीचर है ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करना। मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप में वर्क होता है। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि सब लोग कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ वर्क करते हैं। तो एक साथ वर्क करते हैं इसका मतलब है सब लोग अपना अपना एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट लगाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं गोल भी अचीव होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, तो सब लोग अपना एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो ये हो सकता है कि भाई सब लोग कल को कंफ्लिक्ट करने लग जाएं, सब लोग एक दूसरे से बहस भी करने लग जाएं कल को, फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो खत्म ना। तो कोऑर्डिनेशन एक वही अट्रैक्शन पावर है, तो उनको बताता है कि अगर तुम सब हो तो ही हम लोग जो है अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन जो है उन सबको बांध के रखता है, सबके एफर्ट्स को बांध के रखता है, उनको ये एहसास दिलवाता है कि भाई अगर वो लोग हैं तो ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। यही हो गया पहला फीचर। फिर है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उन सब डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग वे होगा काम करने का, गोल अचीव करने का। तो सब अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन लेंगे तो सब अलग अलग डायरेक्शन में डिसीजन लेंगे। तो बस उसी डिसीजन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। इसी को बोला गया है यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर बात आती है
कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है कोई 10-15 मिनट का खेल नहीं है, 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहता है, लगातार वर्क करता रहता है। जब तक मैनेजमेंट रहेगा तब तक कोऑर्डिनेशन रहेगा, मैनेजमेंट है तो कोऑर्डिनेशन है। यानी कि मैं आपको बता चुका हूं मैनेजमेंट भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक गोल अचीव हुआ तो अगले गोल के लिए मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन में एक बार गोल कंप्लीट हुआ तो फिर अगले नए गोल के लिए कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अगले गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन नाम का पावर जो है अपना इनेबल हो जाता है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर है ऑल परवेसिव। जो मैनेजमेंट में क्या होता है भाई, वो भी ऑल परवेसिव होता है, ऐसी कोऑर्डिनेशन भी क्या है, ऑल परवेसिव है, क्योंकि जहां जहां मैनेजमेंट होगा वहां वहां कोऑर्डिनेशन भी होगा ही होगा। अब मैनेजमेंट कहां कहां होगा, जहां ग्रुप की बात हो रही है, जहां पे ग्रुप में काम हो रहा हो वहां मैनेजमेंट होगा, और वहां मैनेजमेंट है तो भाई कोऑर्डिनेशन भी होगा ही होगा। जैसे क्रिकेट टीम में वहां मैनेजमेंट होता है, वहां भी कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, जब क्रिकेट टीम फील्डिंग कर रही होती है उस टाइम पर भी इनको अपना मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए इनको फील्डिंग अच्छे ढंग से करनी होती है। सब लोग अपने कैप्टन की बात को फॉलो करते हैं। कैप्टन उनको बताता है या उनको निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि भाई किस जगह पर उन फील्डर्स को खड़े होना है फिर अच्छे से अच्छा फील्डिंग करने के लिए। तो यानी कि भाई अगर वो लोग कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं तभी टीम जीतेगी। अगर वो लोग अपने अपने मन से फील्डिंग करने में लगे पड़े हैं तो टीम के जीतने का सवाल ही नहीं होता फिर तो। इसीलिए भाई जहां मैनेजमेंट है वहां कोऑर्डिनेशन नाम का वर्ड होगा ही होगा। देन बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब जो कोऑर्डिनेशन है ये सिर्फ एक लेवल के मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर लेवल के मैनेजर की जिम्मेदारी है कि उसको कोऑर्डिनेशन करके रखना है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। अब चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजर हो, चाहे लोअर लेवल का मैनेजर ही क्यों ना हो, सबको आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है और अपने अपने डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन करके रखना है। यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है उसको मिडिल के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, मिडिल वाले को लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, और जो लोअर वाला है उसको अपने वर्कर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखनी है। फिर बात आती है डेलिब्रेट फंक्शन। यानी कि डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर किया गया फंक्शन। अब जो कोऑर्डिनेशन है ये ऐसा फंक्शन है जो जानबूझकर करा जाता है। अब इसका मतलब है भाई कि गोल को अचीव करना, जानबूझकर फंक्शन किया जाता है। इसका मतलब यानी कि एक मैनेजर है, उसको बोला गया भाई हमको ये पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए उस मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उसके साथ उसको काम करना होगा। यानी कि उनके जो भी एफर्ट है सबको अच्छे से यूटिलाइज करके गोल को अचीव करना होगा। तो यहां पर अगर वो एम्प्लॉइज आपस में मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हैं तो गोल कहां से अचीव होगा फिर। तो इसलिए मैनेजर को करना पड़ता है जानबूझकर कि वो सबको ये बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखे, सबको कोऑर्डिनेट करके रखे, सबको मिला के रखे ताकि गोल को अचीव करा जा सके। तो इसलिए बोला गया डेलिब्रेट फंक्शन, जानबूझकर किया गया फंक्शन, गोल को अचीव करने के लिए जानबूझकर किया गया फंक्शन कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसको यहां पे हमने 3 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला है ग्रोथ इन साइज। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो करेगा, यानी कि आज छोटे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे साइज का ऑर्गेनाइजेशन कल को बड़े साइज का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वैसे ही उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी पड़ेगी। यानी कि आज एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, कल को उसका साइज ग्रो कर जाएगा तो 1000 वर्कर काम करेंगे। 1000 वर्कर वहां पे काम करने लगे, मान लेते एग्जांपल के लिए कि वहां पे 1000 वर्कर काम कर रहे हैं। अब देखो 100 वर्कर है, चलो आज तक तो ठीक है कि हाँ 100 वर्कर के एफर्ट को हम इंटीग्रेट कर ले रहे थे गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन कल को 1000 वर्कर आ गए, उनके एफर्ट को कैसे इंटीग्रेट करके रखा जाए, उनसे कैसे अपना काम निकलवाया जाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करवाया जाए, तो उनके एफर्ट को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नाम के अट्रैक्शन पावर की जरूरत पड़ती है, जो इन सब के एफर्ट को अट्रैक्ट करके रखता है अपनी तरफ और ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ मोड़ देता है और उसको अचीव कर लेता है। फिर बात आती है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब क्या होता है, जो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन्हीं के बीच में मनमुटाव यानी कि कन्फ्लिक्ट आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, वो एक दूसरे की बात को फॉलो नहीं करते हैं,
तो ऐसे केस में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट था भाई फाइनेंस। तो एक दिन क्या हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट हो गया। अब क्या हुआ इसके अंदर कि भाई देखो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बोला कि हमको अगर सेल बढ़ानी है ना तो हमको डिस्काउंट देना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, अगर डिस्काउंट देंगे तो हमारा रिवेन्यू लॉस होगा। ये क्या हुआ भाई, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, दोनों के विचार अलग अलग हो गए, इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बस उसी डायरेक्शन को एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ जो पावर भेजता है उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फिर बात आती है स्पेशलाइजेशन। अब आजकल क्या है भाई, मॉडर्न टाइम आते हुए यहाँ पर हर कोई स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलिस्ट पर्सन की जरूरत है। अब तो स्पेशलिस्ट होते ही क्या समझते हैं, ये सोचते भाई इन्हीं को सब कुछ आता है, यही सारा कुछ डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, कैसे गोल को अचीव करना है। तो यानी कि ये लोग दूसरे की सजेशन भी नहीं लेते होंगे। अब जब दूसरे की सजेशन नहीं लेते हैं तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नाम का वर्ड क्या करता है, स्पेशलिस्ट पर्सन और जो नॉर्मल जो लोग हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंट में जो भी लोग वर्कर वगैरह हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है एक अट्रैक्शन की तरह काम करता है। उनको बताता है कि भाई वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो जो स्पेशलिस्ट पर्सन है वो उन लोगों पे डिपेंडेंट है और वो लोग उस पर डिपेंडेंट है। इससे फिर बात करते हैं, मैंने आपको बोला था कि भाई कोऑर्डिनेशन के ऊपर हम एक क्वेश्चन भी आज समझेंगे। कोऑर्डिनेशन का वो क्वेश्चन कौन सा है भाई, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है, वो कैसे है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन फंक्शंस को इंटीग्रेट करके रखता है एक पर्टिकुलर गोल की तरफ, कि उस गोल को अचीव करना है। उस गोल के लिए उन सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करके रखता है और फिर गोल को अचीव कर लेता है, मतलब हेल्प करता है अचीव करने में। तो वो कैसे करता है, तो देखो, जैसे प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग करता है भाई टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने प्लान कर लिया भाई कैसे क्या करना है, कैसे गोल को अचीव करना है। तो उसने जो प्लानिंग करी है उसके हिसाब से चीजों को अरेंज कौन करेगा, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग लेवल पे जो भी पर्सन है वो उसको अरेंज करके देगा। और फिर स्टाफिंग की बारी आएगी, स्टाफिंग क्या करेगा, प्लानिंग के हिसाब से जो भी पीपल वगैरह चाहिए स्टाफिंग उसको अरेंज करके देगा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का काम यहां पर होता है स्टाफिंग लेवल पे। फिर डायरेक्टिंग वाला क्या देखेगा कि भाई जो प्लानिंग वाले ने सोचा था, जो ऑर्गेनाइजिंग ने हमको अरेंज करके दिया, जो स्टाफिंग ने हमको अरेंज करके दिया, क्या उन सबके हिसाब से वर्क हो रहा है, क्या सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, सब लोग गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग वाला क्या देखेगा कि भाई जो हमारा गोल है उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए क्या वैसी परफॉर्मेंस है, अगर नहीं तो कहां गलती हो रही है, कहां डेविएशन आ रहा है, उसको करेक्ट करता है। यानी कि प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट ने सोचा, फिर ऑर्गेनाइजिंग ने प्लानिंग को फॉलो करते हुए स्टाफिंग ने उसी प्लानिंग को फॉलो करा, डायरेक्टिंग ने भी उसी प्लानिंग को फॉलो करा और कंट्रोलिंग ने भी उसी प्लानिंग को फॉलो करा। क्यों करा, कोऑर्डिनेशन नाम के पावर यानी कि अट्रैक्शन पावर की वजह से। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था हमारा आज का कोऑर्डिनेशन का पूरा वीडियो। भाई अगर आपको समझ आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि घंटी का आइकॉन बजाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली बिजनेस स्टडीज की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित क्लासेस। धन्यवाद। कैच यू सून।